में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां जस्टिस फैज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरने पर अदालत की जानिब से लिए गए नोटिस पर समाअत की। वजारत दाखिला और वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट्स अदालत में पेश की और अटॉर्नी जनरल को अदालत ने हिदायत दी कि वो धरना देने वालों के खाने पीने की सप्लाई लाइन और बैंक अकाउंट्स बंद कर दें। दूसरी जानिब वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा कि फैजाबाद धरने का मकसद अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज के वोट बैंक को कम करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर पाकिस्तानी रियासत एक ही पेज पर है। और आखिर में बात करेंगे पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की, जिसके जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी का 7वां इजलास 21 नवंबर को खत्म हो गया। इजलास में इस प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म प्लान पर हतमी फैसले होने थे, मगर क्या तय पाया? इजलास के बाद जवाब मिलने के बजाय मजीद सवाल खड़े हो गए। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, वहाँ आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। जी मैं जैसे कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था और मैं बहुत मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस बात को फॉलो करना चाहता हूँ। कौन सी वाली बॉस? वो ये है कि सहाफ़ियों को ये तय करना चाहिए कि खबर क्या है। देखिए, मैं यकीनी तौर पर हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट के इज्जत माब जजेस ने कोई 1-2 मिनट नहीं, 3-4 मिनट नहीं, तकरीबन 1 घंटे तक फोकस्ड गुफ्तगू की है उस मौजू के बारे में जो बहुत दिनों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले चौक फैजाबाद से मुताल्लिक़। अब उसके होते हुए गुंजाइश यकीनन नहीं है कि हम किसी और की भी बात करें। बहरहाल लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। क्लेम भी हमारा ये है कि हम आवाम को जो मसाइल हैं उनको तरजीह देते हैं। बिल्कुल। 2 शहरों में लोग 3-3 घंटे लगाकर अगर दफातर में आ रहे हैं और वहाँ से घर जा रहे हैं तो मर्द हजरात चलें जी, कहा जाता है कि चलो यार चलता रहता है। लेकिन मुआशरा हमारा ऐसा हो गया है कि एक सफ़ेद पोश घराने के लिए मुमकिन ही नहीं है कि अब ख़वातीन भी काम करें तो गुजारा चलता है। डेफिनेटली। बच्चों का स्कूल जाना है, मरीजों का हॉस्पिटल पहुंचना है, एयरपोर्ट से लोगों का आना है, और उनमें से बहुत सारे लोग इस ख्याल से आते हैं कि वो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें। तो यकीनन इसके बारे में फोकस ज़रूरी है और हम मजबूर हैं। ख़ास तौर पर इसलिए मजबूर हैं कि अगर हम ये दावा करते हैं कि हम न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करते हैं, लाइव करते हैं, वरना रिकॉर्डिंग करके भाई कुछ भी कर लो और फिर लोगों का फीडबैक भी लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी मुनाफिकत, इसीलिए सबसे पहले ये बात नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं बॉस। उससे नाराज भी हुए लोग बहुत ज्यादा। मसलन के बहुत अच्छी खुश अखलाक जुबान में बड़े जबरदस्त दिलकश हैं तेरे लब के रकीब वाला मसला हुआ। बहरहाल, लेकिन मैं दोबारा आज भी थोड़ी देर के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये CPEC के हवाले से जो लॉन्ग टर्म मंसूबा, तवीलुल मुद्दती मंसूबा, जिसके बारे में ये लोग दावा कर रहे हैं कि कल उसकी मंजूरी दे दी गई है, ये मंसूबा बकौल इन्हीं के 2030 तक, आइंदा आने वाले 12 सालों तक। अब फर्ज किया उसमें कहीं आज से 4 साल बाद, 3 साल बाद कहीं ना कहीं हाड़ाहुड़ी हो जाए, इख्तलाफात हो जाए, को मसाइल पैदा हो जाए,
तो क्या हम उसी तरह तो नहीं पहुंच जाएंगे जैसे रिकोडिक के साथ हो रहा है? राइट, हाँ सही कह रहे हैं। और फिर चीन के साथ अपने ताल्लुकात भी बहुत, वो मतलब अपनी जगह, तो व्हाट वुड वी डू? रिकोडिक सही। और IPPs के साथ जो मुख्तलिफ यूं निकलते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की फाइन्स फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट नाम करने पे मिलती रहती हैं। इलावा अजीम ये बात भी ज़रूरी है कि यार इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मुआशी तौर पर पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो, लेकिन गालिबन हमारे यहाँ का जो सकाफती स्ट्रक्चर है, नहीं बिल्कुल, ऑफ कोर्स नुसरत साहब, यानी बहरहाल हम यकीनन एक नया मुल्क है, आप कह लीजिए कि ये 70 साल पहले बने हैं, लेकिन हम बहुत पुरानी तहजीब भी हैं भाई। हाँ, मुल्क तो बिल्कुल ये आप 5000 साल को भी भूल जाए तो कम से कम 2 या 3 हजार साल से एक आ रहा है, जिसमें ज़राअत का, मौसमों का एक अपना हवाला है। और ये जो तवीलुल मुद्दत मंसूबा है, इसमें ज़राअत की बड़ी बात है। यस, हमें बज़ाहिर तो ये कहा गया है, अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं कि ये ड्रिप इरिगेशन होगी, यस पानी का ज़िया नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी कम हो रहा है। हाँ, हमारा पानी एक मसला ही है, यकीनन उसका एक एक कतरा जो है वो हमें इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उतना ही कीमती होगा शायद जितना आजकल पेट्रोल है। और यकीनी तौर पर हमें ऐसे बीजों की भी ज़रूरत है कि जो लगाएं आप तो जितनी अभी किसी और बीज से जो पैदावार होती है, हाई यील्ड जिसको वो कहते हैं ना शायद, हाँ। जो सब्जियां उगें वो बहुत देखने में भी खूबसूरत लगे, जायकादार भी हों, बहुत अरसा तक यानी फ्रेश भी रहें, ये सब ज़रूरतें हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पूरे, क्योंकि आपको जहन में रखना चाहिए कि चीन बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की आबादी का इस वक्त मेरे जहन में तनासुब नहीं है, लेकिन 15 से 20% के करीब तो यकीनन है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। नहीं राइट, लेकिन एक फिगर के बारे में मैं बहुत क्लियर हूं, दुनिया भर में, पूरी दुनिया में, पूरे आलम में जितनी जमीन काबिले काश्त है उसका सिर्फ 7%, 7% इतने बड़े वो चीन में है। वाओ, ओके। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ 7%, ओके, राइट। तो इससे एक बात साबित होती है कि चीन को काबिले काश्त रकबे की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। ठीक। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉडर्न फार्मिंग के नाम पर आप ऐसे जोन्स बना रहे हैं या सब कुछ हो रहा है कि सब्जी उगे यहां और चली जाए चीन, डेयरी फार्म यहां पे हो, इस्तेमाल मैं न कर पाऊं। नहीं तो मतलब हमारी तो काबिले काश्त जमीन कम हो जाएगी फिर, क्योंकि वो जो उसमें से निकलेगा वो चीन चला जाएगा। तो दैट इज नॉट, अगर ऐसा हुआ वो जैसे हमारी बेआबाद जमीनों को एक जमाने में पीपल्स पार्टी के जमाने में एक मंसूबा था, वो ये चल रहा था कि जाम शोरू से लाड़काना तक दादू के रास्ते जो जमीन है सारी, वो यानी कि इतनी ज्यादा काबिले काश्त नहीं है। वो चीनी उसके लिए ये मंसूबा ये बना रहे थे कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, अगर वो कोई कोऑपरेटिव्स वगैरह बना के उन ज़मीनों को डेवलप कर दें, क्योंकि चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो काबिले यानी नाकाबिले काश्त इलाके जो बिल्कुल ही तो अपना क्यों नहीं फिर नुसरत साहब बढ़ा देते, मतलब 7% से करें ना, फिर 15%। हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी तो बहुत सारी आबादी खा गई। यस यस, लेकिन उनके पास है, जैसे साहिल समंदर के किनारे जो ह्यूमिडिटी होती है और वो जो पानी जमा हुआ होता है, उसमें भी उन्होंने चावल उगाने की कोई ना कोई एक तरकीब निकाल रखी है। तो उस वक्त ये था कि उस खित्ते में यार कि ये ज़मीन इनको दे दें और कोऑपरेटिव हो के, तो आइडिया पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा आइडिया था। पीपल्स पार्टी का मोहतरमा की याद में कुछ ना कुछ कभी कभी अच्छी बातें वो सोच लेते हैं कि वो उन ज़मीनों की मालिकाना हुकूक मतलब वो ख़वातीन को दिए जाए, नहीं ख़वातीन को दिए जाए, खातून को। काश कभी ऐसा हो, लेकिन वो वंडरफुल आइडिया यकीनन बात जो है वो नहीं चल पाई। अब
मैंने कल जैसे तुम्हें कहा था कि एक छोटी सी बात है जो बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए मैंने जानबूझकर कल आपको याद होगा मैंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शॉर्ट भी चलाया था। बिल्कुल मैंने ये कहा था कि वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा एक सेल बनाकर इस पे काम हो रहा है, रेडियो डिसइंफॉर्मेशन करनी है ना, लोगों के दिलों में बदगुमानियां पैदा करनी है, यही है ना ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल। अब मैंने कल भी अर्ज किया था कि उसका मुकाबला ये होता है कि आप चीजों को साफ शफाफ रखें, हाँ। बहस करवाएं, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब कल हमारे यहाँ के उर्दू अखबारात में शासुर्खियां थी कि जी मीटिंग जो है ये 4 घंटे ज्यादा हुई है, फर्ज करो 10 घंटे चलना थी तो 14 घंटे चली है, और जो जिस मौजू पे ज्यादा आपस में इख्तलाफात हुए और एग्रीमेंट ना हो पाया उसमें से एक ये था कि पाकिस्तान में चीनी करेंसी का इस्तेमाल। कि आप दुकान में गई तो आपने कोई चीज खरीदी, ये खरीदी, आपने वो चीनी युआन दे दिया। अच्छा मैं नहीं, अच्छा उसकी वाज़ेह तौर पर वजाहत आ जानी चाहिए थी। हाँ अभी तक नहीं आई वाकई। अच्छा, अब ये जो लॉन्ग टर्म प्लान है, ब्रेक है, लॉन्ग टर्म प्लान बस ब्रेक के बाद। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सी पैक की हम बात कर रहे हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ यस बस। अच्छा अब सवाल ये उठता है कि हम लोग एक ज़रई मुआशरा होने के दावेदार हैं, टेक्सटाइल, कपास, कपड़ा बुनना, ठीक, इसकी जो है उसका ऐसा है कि बानियों में से एक समझे जाते हैं। डेफिनेटली। डेयरी फार्मिंग, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे यहाँ के इलाका ये जो आज का पाकिस्तान है तो दरियाओं के किनारे ज़मीनें थी, सही, तो इसीलिए वो गाय भैंसें थ्राइव करती थी, दूध और रांझा, इसीलिए तो बेवकूफ़ हुआ बेचारा, अगर भैंसें ना होती तो शायद हीर के हाथों महफूज रहता। anyway, तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पर कि होना तो ये चाहिए था कि हम जो बैठ के करते हैं भी, चीन अपना यार है, उस पर जान निसार है, हम इस वक्त लोगों के साथ इस प्लान को डिस्कस कर रहे होते। हाँ, हमें कॉल्स आ रही होती कि नहीं साहब ये वाली तो हमें, ये नहीं हमारी जमीन वगैरह वगैरह वगैरह, और इस तरह सिर्फ थ्रू होकर एक भरपूर बहस से रास्ते निकलते जिसको चीन का भी फायदा, हमारा भी फायदा, डेफिनेटली, और किसी को ये तासुर ना आता कि यार ऊपर से कोई अचानक कुछ हो गया। तासुर यही है, तासुर बिल्कुल यही है जो आपके ये ऊपर वाला जो। मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी जैसे मुझे ब्रेक में हमारे एक भाई ने इन्फॉर्म किया, उन्होंने कहा जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, सूडान में नील के पास 1000 एकड़ जो हैं वो चीनियों ने लिए हैं। अच्छा वो जमीन वहाँ के मकामी लोग मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसको रिक्लेम करके इस्तेमाल किया चीनियों ने। वो वहाँ से साल में किसी जगह से 3 मरतबा, किसी जगह से 4 मरतबा इस चावल की फसल उगाते हैं। ओके। और वो चावल जो हैं उनकी नौइयत इस किस्म की है कि मजे जैसे चीनी जो है वो बासमती पसंद नहीं करता। हाँ, राइट। उनकी अपनी लेकिन उनकी जो वैरायटी जो उनको जो पसंद होती है वो वैरायटी उगा रहे हैं, वो वैरायटी। वंडरफुल। अब ये कि फर्ज करें कि वो वहां पे अबेंडेंट हो और वहां की मार्केट में भी आए तो मकामी सूडानी नहीं खरीदे, नहीं तो वो उसको एक्सपोर्ट उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, डजंट, ठीक है। अच्छा अब ये एक किस्सा है जो मेरी दानिश में बहुत बड़ा किस्सा है। दूसरी बात ये भी है बीबी कि हमें जहन में रखना होगा कि हमारी सकाफत के अंदर जन, जर और जमीन, जमीन जमीन जमीन, इसकी मिल्कियत, हाँ राइट, जमीन, गॉट इट। तो हाँ, व्हाट आर यू डूइंग, हमें सूरत अहवाल तो कुछ ऐसी बनानी चाहिए कि हम फील गुड फैक्टर जो है जनरेट करें। हम ये बताएं कि यार ये जो जमीन बेकार पड़ी हुई है, चीनी आकर इसको खुशहाल बनाएंगे, उससे मकामी कोई रोजगार भी बनेगा, हाँ, लोगों का भी फायदा होगा, ये वो। लेकिन
आप अगर ये ऐसी कोई कहानी ही नहीं सुनाएंगे किसी को बताएंगे नहीं, तो दो ही फिर उसका मतलब निकालेंगे लोग गेम चेंजर, या तो ये कि कोई स्टोरी नहीं है, हाँ कि ये है ही नहीं जी, कुछ भी नहीं, कुछ सड़कें और 2-4 दूसरा ये है कि बाजी चुपके से वो एक कमीशन याद है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका क्या फायदा, या वो ऊपर वाले खा रहे हैं ये दूसरा। अब करेंसी के अब ये जो लॉन्ग टर्म प्लान है, इसको बहुत अरसा पहले डॉन अखबार में खुर्रम साहब हैं हमारे भाई, उन्होंने छाप दिया था। हाँ, उस पर बहुत नाराज हुए थे, उस पर बहुत नाराज हुए, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने कभी भी ये तरदीद नहीं की कि वो लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ कि वो झूठा डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ठीक है। उनका दावा सिर्फ ये था कि ये भाई को फाइनल नहीं है, कि ये तजावीज हैं, मतलब मैं आपको एक भेजता हूँ, आप मुझे भेजते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। उन्होंने एग्जैक्ट लफ्ज यूज किया था जो इन्होंने आज अपने मजमून में लिखा, लाइव डॉक्यूमेंट, लाइव डॉक्यूमेंट का लाइव डॉक्यूमेंट यानी कि अभी चल रहा है, अभी खत्म यार चल रहा है, उसमें ये काट दो, ये रख लो, ये कॉमा डाल लो, ये खत्म नहीं हुआ अभी। अब वो करेंसी वाली बात, अब खुर्रम साहब भी जो है ना, ये बहुत मोहतात किस्म के लिखने वालों में से हैं, आबे हयात उबाल के पीने वाले जो होते हैं, ठीक, इन्हें भी वही बात खटकी। अब ये तो इकोनॉमी के यानी प्रोफेसर रहे हैं, ये पढ़ाते हैं, इनका तो इल्मी एतबार से इल्म मईशत से और सीपेक पे ये मेरा तो नहीं है, और सीपेक को मौसूफ जो है शुरू से फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने अब अपने आज जो छपा है आर्टिकल, उसमें बड़ी तफसील से मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए कंफर्म किया है कि हाँ करेंसी की बात हुई। अच्छा, लेकिन उसमें एक नया नुक्ता निकल आया कि वो करेंसी चीनी कह रहे हैं कि फिल वक्त वो सिर्फ गवादर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके हवाले से खुर्रम साहब ने सवालात उठाए कि यार चलें, अगर ये तजवीज़ है तो क्यों, तो मतलब मिसाल के तौर पर मैं युआन लेकर मैं इस्लामाबाद के किसी, अगर गवादर में चलती है तो फिर क्यों यहाँ भी चलना चाहिए, कराची में क्यों नहीं, लाहौर में क्यों, वाई गवादर स्पेसिफिकली। अब ये अहम सवाल है, और मैं कल भी तुम्हें कह रहा था कि हमें इस सवाल का जवाब देना है खुदा के लिए। आज आर्मी चीफ साहब गए हुए थे बलूचिस्तान, खुशहाल बलूचिस्तान के गवादर में झगड़ा क्या है, नारा एक लगाते हैं, वो कहते हैं हमारा साहिल हमारे वसाइल। ठीक, फेयर इनफ। और क्वेटा से बॉस कॉल भी क्वेटा से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद अजमल बात कर रहा हूँ, पहले भी आपका कॉल रह चुका हूँ। जी भैया, जी जी फरमाइए भैया, अजमल साहब फरमाइए। सर खैरियत से हो, ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन आप मुझे बिल्कुल खैरियत में नहीं रखना चाहते क्योंकि आप टीवी देख रहे हैं। नहीं मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ सर, आवाज वॉल्यूम मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है। मैं आप लोग को सुन रहा हूँ तकरीबन 8:15 बजे से। तो आर्मी चीफ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि खुशहाल बलूचिस्तान प्रोग्राम में वो तशरीफ लाए। चलें जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो वो गए हैं आज, तो मैं उस हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ, वहां पे नारा ही एक हमेशा रहा, साहिल और वसाइल। उन्हें तो ये था कि जी के गवादर को जब करेंगे तो यहाँ के साफ खुल के बात करें कि जी पंजाबी आ जाएंगे, जमीनें ले लेंगे और हम मकामी आबादी जो है वो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, अब जब इस तरह की बात आती है, जो मैं तुम्हें कल कह रहा था कि लंदन में जाके एक बंदा शो केस कर रहा है कि जी जमीनें ले लो, वो तो शुक्र है खुदा का कि यहाँ चीनी एम्बेसी ने उसकी तरदीद की कि भाई ये 2 नंबर है, कोई ये कोई नौसरबाज है, ऐसा कोई वाक़या नहीं है। लेकिन ऐसी बातों से उन्हें होगा कि यार यहाँ पे चीनियों ने रहना होगा, हाँ, तो बहुत चीनी बसेंगे, तो उनकी सहूलत के लिए होगा ना कि वो बाजार में जाएं तो ये वो इधर उधर एक करेंसी। तो ये एक ऐसा सवाल है, हाँ, they should clarify। लेकिन इसका जवाब कौन दे? जिसने जवाब देना था उन्होंने कल छुट्टी की दरखास्त दी है। नहीं, एहसन इकबाल साहब भी दे सकते हैं, प्लानिंग में। अच्छा, स्टेट बैंक सारा डॉक्यूमेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, सरताज अजीज साहब खुद माहिर मैशत हैं, अब तो उनके पास चला गया ना प्लानिंग का इशू, वो जवाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, हुकूमती स्पोक्स पर्सन, वो बता दें, बताएं भाई आप क्या कर रहे हो। और अगर नहीं तो मैं आपको दियानतदारी से कह रहा हूं कि वो जो चेयरमैन साहब कह रहे थे, भाई मैं कवर कर रहा हूं 1970 से इस पूरे किस्से को, इसको बहुत उछाला जाएगा। ठीक है, नहीं डेफिनेटली, आई एम श्योर इंटरनेशनल। और जनरल जुबैर जिस सेल की बात कर रहे थे उसके ये इतना काम आएगा, वो ये कहेंगे अच्छा भाई
तुम तो पंजाबियों को नहीं बसने दे रहे थे ना, तो आओ फिर बिस्मिल्लाह ये आ रहे हैं। ये एक ऐसा यू सेल करेंगे जो कि मेरी दानिश में मसला कुछ और है। सही, हाँ नहीं, लेकिन उसको मुझे बताएगा तो मैं उसको कन्फ्रंट करूंगा ना। जोब जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जोब जी सर, मैं अबूजर मंदोखेल अर्ज कर रहा हूँ जो बलूचिस्तान से। जी मंदोखेल साहब। अच्छा सर, आपकी कंसिडरेशन में एक बात लाना चाहता हूँ सीपेक के हवाले से। जी भैया। आपको पता है जो है रेनी सीजन में है, रेनी उसमें है, रेंज में पाकिस्तान में सेकंड पे यहाँ पे होके गुजरता है। और यहाँ पे चूंकि हमारी जो इक्तिसादी जोन बन रहा है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और पाकिस्तान ने वो जो एरिया सेलेक्ट है वहाँ पे रेन बिल्कुल कम नहीं है। हमारे जोन में वाटर टेबल कोई 20 से 25 फुट के लेवल पे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा लोकेशन है मिराली खेल जो टांग रोड है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 10 अरब रुपए बच सकते थे अगर वो ये रूट यहाँ से निकाल लेते। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एशियन बैंक के ताउन से जो है एक रोड बना रहे जो DI खान हुआ है दानासर, उस पे 10 अरब रुपए ज्यादा लग रहे हैं और अभी तक वो इनकम्प्लीट है और वहां पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बस स्लाइडिंग हो रही है, मतलब थ्रू वेपन्स के। मतलब कल हमें, एक मिनट मेरी इल्तिजा सुन लीजिए, कल हमें इस्लामाबाद से एक प्रोफेसर साहब का टेलीफोन आया था। जी मुझे उनसे गुफ्तगू करके हमें अंदाजा हो गया, ज़ाती तौर पर मैं और गुलमी ने नहीं जानते हैं उन्हें, कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, इस मौजू पर बहुत निगाह भी रखे हुए हैं। वो कह रहे थे कि सड़कों पर ही अगर तवज्जो रहेगी तो हमारे माहौलियात के मसाइल होंगे। उस हवाले से अगर आपका है, लेकिन साथ ही बहुत पुराना आप ही लोगों का दरीना मुतालबा है कि वो तारीखी रूट बहाल किया जाए जहाँ से कभी ऊँट वगैरह जाते थे और DI खान सीधा और फिर आगे शुमाली वजीरिस्तान। बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ। आपका मतलब ये है कि बजाय उस तारीखी रास्ते के एक मुतबादिल रास्ता है जो कि ज़रई ज़मीनों को ख़राब करेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ मतलब DI खान जस्ट 70 किलोमीटर वो रास्ता बन सकता है। 70 किलोमीटर हम टांग से पार हुए होंगे और टांग जो है DI खान से जस्ट 40 मिनट का सफर है, यानी हम 2 घंटे में एक्सेस कर सकते हैं DI खान। उसको जानबूझकर आपके ख्याल में लंबा बना दिया गया है? नहीं, वो भी मतलब वो भी जरूरत है, वो तो मेरे ख्याल में डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक उसको बना ले, मगर ये शॉर्टकट में एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, एक आपका ख्याल है कि मकामी लोगों की सहूलत के लिए होना चाहिए। नहीं सर, ये सीपेक का जेन्युइन रूट होगा जो सीपेक जेन्युइन रूट जी ठीक है, लेकिन तारीखी तौर पर जो रूट है अगर उसी को मॉडर्नाइज किया जाए तो यकीनी ज्यादा फायदा होगा। जी मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और आप लोगों का बहुत दीरीना मुतालबा जिस पर आबाओ अजदाद ऊँटों पे जाया करते थे, उस पे लैंड क्रूजर जाए तो मजा आ जाए। चलें बहुत ब्रेक लेनी है, चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _। अच्छा बीबी, अब वो प्रॉब्लम ये है कि मसला भी चूँकि सबसे पहले उठाया बोल पाकिस्तानी में था, तो पहले तो हमारे यार दोस्त उसको नज़रअंदाज किए हुए, मसला हल भी नहीं हुआ बॉस अभी तक। मसला हल भी नहीं हुआ। इस हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम भी है और मसला हल होता भी नज़र नहीं आ रहा। नहीं, क्योंकि अब अदालत ने भी अगले हफ्ते कोर्ट के ऑनरेबल 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने बुला रखा था। वहाँ पर मुतमईन नहीं थे जो उन्हें असेसमेंट दी गई, तो ISI और IB को अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो खुद आएं और उनको ब्रीफ करेंगे भी क्या मामला है। सवालात जजेस जो उठा रहे हैं वो बहुत बुनियादी हैं। वो ये है कि साहब ये लाहौर से चले हैं, हाँ, क्यों नहीं इन्हें रोका गया? इतने दिनों से हैं, लोगों के बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। क्या किया आपने क्या किया? अच्छा चले जी, ये वहाँ पहुँच गए तो भाई साहब आप क्यों ये तासुर दे रहे हैं
کہ آپ سے سپریم کورٹ یا نصرت جاوید یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جی بس گولی چلا کے سب کو فارغ کر دیں؟ کون کہہ رہا ہے یہ واقعی؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا، وہی یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک منٹ لاہور سے کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی سر، ابو بکر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی خیریت سے آپ؟ بس میرا ایک چھوٹا سا ہی سوال تھا جی کہ یہ جو سی پیک کا سارا روٹ بن رہا ہے، میں نے بھی یہ سنا ہے کہ انڈسٹری بھی آ رہی ہے چائنا کی، اور یہاں پہ بھی انڈسٹریز لگیں گی، تو ہمارا تو جی یہ آلریڈی اسموگ کا ادھر کوئی کنٹرول نہیں ہے، پنجاب میں جی برا حال رہا ہے، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی انوائرمنٹل کنٹرول کوئی ہے جی؟ آپ کا بہت ویلڈ سوال ہے، لیکن اب ہم دوسرے پنجاب کا تو برا حال ہو ہی گیا ہے، ہم چونکہ اب دوسرے موضوع کی طرف آ گئے ہیں، لیکن آپ کو آج کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کم از کم اس پروگرام میں ہم آنے والے کافی دنوں تک سی پیک متعلقہ موضوعات کو اٹھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس وقت ہم آپ کے ان سوال کا بھی کوئی نہ کوئی جواب ڈھونڈنے کی اپنے تئیں ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اچھا، اب سوال اٹھتا ہے بھی کراؤڈ مینجمنٹ، یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ مطلب مثال کے طور پر یہ پولیس جو ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ایس پی ڈی ایس پی وغیرہ، یہ کب کے ٹرینڈ ہیں بھائی؟ 19ویں صدی کے بالکل انگریز۔ اچھا، انگریز جو تھا وہ فرانس کی طرح کا سامراج نہیں تھا، اس کے ہاں یہ جلسے جلوس وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، اور تحریک بھی ہوتی تھی اس کے زمانے میں، دھرنے بھی ہوتے تھے، کیوں نہیں سوائے جلیاں والا باغ کے، ٹھیک، رائٹ، شور، جو 1919 میں ہوا، آپ کو کسی جگہ کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں کر لیتے تھے وہ کراؤڈ مینجمنٹ، یعنی کہ جس میں ایک احتجاج کو انہوں نے لوگوں کو مار پیٹ کر ختم کیا۔ یعنی جنگیں جیتنا، وہاں پہ خون ریزی کرنا، 1857 میں دلی کو واپس لینا، جنگ پلاسی، ٹیپو سلطان، اس میں دہشت اور بربریت اپنی جگہ، لیکن 1911 میں جب ان کا کنٹرول ہو گیا، کلکتہ سے ان کا کیپٹل شفٹ ہو گیا، اس کے بعد سے آپ کو جلیاں والا باغ جو 1919 میں ہوا، آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جی یہاں پر کثیر تعداد میں قتل عام کے بعد 1800 پیپل انہوں نے خود آج عدالت میں اس وقت سے تیار شدہ انہی پولیس اکیڈمیوں میں جاتے ہیں۔ اب ججز کا بڑا بنیادی سوال ہے کہ چلو یار یہ پہنچ گئے، سوال اٹھتا ہے یہ پہنچ گئے تھے، ان کو کھانا کون پہنچا رہا ہے؟ صحیح بات ہے، ان کے اچھا کھانا تو بعد میں آتا ہے، خیمے آئے جنریٹر جو اس موسم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ججز صاحب نے کہا کہ یہ تقاریر بھی کرتے ہیں، اس میں ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ بھئی ہمیں جو کچھ انہوں نے کہا ججز کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے، اس کے لیے چارجر بھی چاہیے ہوتا ہو، بس بجلی چاہیے، تیل چاہیے، جنریٹر چاہیے، ان کے ٹیلی فون۔ اچھا، خیموں کو کتنے بھی وہ ریزسٹ کرتے ہوں، ان میں ایمان کی حرارت بھی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت کہیں سے ہیٹ بھی آتی، بس ٹھنڈ تو سب کو۔ اچھا، کھانا سنا ہے وہاں پر 3 کی بجائے 6 وقت مل رہا ہوتا ہے، اور اضافی بھی سنیکس وغیرہ ہیں۔ اب وہ کھانا آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے، کون فائنینس کر رہا ہے، خیمے کس نے دیے ہیں، تو بھائی وہ تو بتاؤ آ کے ہمیں۔ اس میں ان کا سوال بہت اہم تھا کہ بھائی کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی غیر ملکی، That's a very important question. Why not? بالکل، بریک لینی ہے باس، ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، چلیں بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فیض آباد کے دھرنے میں جو آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی اس پہ کیا کہا ججز نے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بی اب اسی سلسلے میں نا، اب تو ہر ایک پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا، بیچارے شہری تو ہیں ہی ہیں، 8 لاکھ لوگ، نہیں ڈیفینیٹلی، تو حکومت پاکستان نے آج ماشاءاللہ یہ آدھے صفحے کا اشتہار دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اب حقیقت کیا ہے؟
اب یاد آئے انہیں اس میں باقاعدہ یہ گول دائرہ لگا کر جس کو ہم باکس ٹائپ کہیں گے نوٹ ایک چیز الگ کی ہے، لیکن ابتداً یہ کہا ہے کہ 25 جولائی 2014 سے یہ جو قانون پاس ہوا تھا اس پر غور شروع ہوا، کمیٹی بیٹھی، اس میں 34 اراکین تھے، ظاہر ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں، 4000 صفحات، 1200 تجاویز موصول ہوئی، پھر ایک ذیلی کمیٹی بنی جس کے 16 ممبران تھے، پھر ایک ذیلی کمیٹی نے 8 خواتین کو انتخابی قوانین کو جمع کر کے ایک بل بنایا۔ یہ بل بڑی امپورٹنٹ بات ہے، عوام کے اعتراضات کے لیے 20 دسمبر 2016 کو قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر بھی دے دیا گیا کہ بھائی صاحب اس کو پڑھ لیں غور سے، یعنی ایک حوالے سے اگر اجتماعی غلطی ہوئی تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے غور تک کیوں نہیں کیا، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی ہیں، اتنا ہی درد تھا۔ تو اب یہ کرتے کرتے لمبا چوڑا آدھے صفحے کا ٹیکسٹ سے بھرا، ہاں اب وہ جو نوٹ ہے اس پہ بعد میں آتا ہوں، میں پہلے تمہیں بتاتا ہوں کہ 4 اکتوبر کو جب اس قانون کے پاس ہونے کے فوراً بعد پھل جڑی چھوڑی گئی تو میں کیا دل ملا رہا تھا، رو رہا تھا اپنے اس پروگرام میں نے کل یہ پرانا اور نیا، اس میں بھی یہ کلوز 3 ہے، I believe in the absolute and unqualified finality۔ ہاں کوئی خاص فرق صرف اتنا ہے، اس کا ٹائٹل تھا ڈیکلیریشن اینڈ اوتھ، یہ چونکہ انہوں نے جنرل بنایا تھا کہ ایک سمپلیفائی کر دو یار سارے کر سکیں، اس میں اس کا نام انہوں نے صرف کر دیا ڈیکلیریشن بائی دی کینڈیڈیٹ۔ ٹھیک، اب انگریزی زبان جس کو تھوڑی سی بھی آتی ہے میرے جیسے، اس میں ڈیکلیریشن دیکھیں نا اتنا فرق نہیں ہے، جیسے نواز شریف صاحب نااہل کیوں ہوئے کہ انہوں نے اقامہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ جی بالکل، تو اگر آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور وہی لینگویج ہے آپ کی ایکسیپٹ، اس میں آپ پہلے چونکہ ہمیں عادت ہے کہ اللہ دی قسمیں میں کہہ رہا ہوں، اب اس میں یہ ہے کہ آئی بلیو، ٹھیک، اب میں یہ کہہ رہا ہوں 4 اکتوبر کو حکومت پاکستان آج کہہ رہی ہے یہ نوٹ 23 نومبر کو قانونی زبان میں ان دونوں الفاظ کا معنی ایک ہی ہے۔ تو پھر کمیٹی کس لیے بنائی ہے؟ لغوی ترجمے کے حساب سے، بھائی میں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ پڑھ رہا ہوں، لغوی ترجمے کے حساب سے solemnly swear اور solemnly affirm کا ایک ہی مطلب اور مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ آئین پاکستان کی شق 260 کے تحت اوتھ حلف کی تعریف میں ایفرمیشن شامل ہے، لہٰذا اس لفظ کی تبدیلی سے حلف نامے کے عنوان میں کوئی قانونی و معنوی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ آپ آج یہ فرما رہے ہیں، میں 4 اکتوبر کو یہ بکواس کر رہا تھا، لیکن اس کو کوشچن کس نے کیا، یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، اجازت لو۔ ٹھیک، وہ دکھاتے تھے جاتے جاتے۔ ختم نبوت کا معاملہ جناب نواز شریف صاحب قائد نے آج فی الفور ایکشن لیا، اسمبلی میں دوبارہ وہ جو لفظ تھا وہ لفظ موجود تھا لیکن اس کو بدلا گیا، جناب قائد نے فوراً حکم دیا کہ اسی طرح قانون جو پہلے تھا بہرحال یہ اس میں انہوں نے واضح کہا کہ اس وزیر کو نکالو، یعنی کہ ایک وزیر کو ذمہ دار، فساد کی جڑ یہ تقریر ہے اور خدا حافظ۔ اسی پہ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں، منڈے کو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔